जेठानी थानेदार, देवरानी चौकीदार। अरे शिखा, ये क्या? ये कढ़ाई ऐसे क्यों पड़ी है? तुमने धुला नहीं क्या इसे अब तक? धुला तो है भाभी, मैंने अपने हाथों से धो के रखा है। कहाँ पे? ये देखो, इसमें तेल तो लगाई है। कैसे धोई हो? तेल का दाग भी गया नहीं है? वो हल्का सा रह गया होगा भाभी। वैसे कोई नहीं, जब खाना बनेगा तो एक बार फिर से धुल लिया जाएगा। लेकिन शिखा, मैंने कहा था ना तुमसे कि मुझे मसाले भूनने हैं, मुझे कढ़ाई की जरूरत पड़ेगी। बोला भी तो था तुमसे। अरे हाँ, मैं ना भूल गई थी। तो अब धुल दो जल्दी से, मुझे मसाला भूनने में देरी हो रही है। वैसे भी कुछ देर में खाने की तैयारी करनी होगी। भाभी थोड़ी देर बाद धोती हो ना, बालों में मेहंदी लगा रही थी। देखो शिखा, वैसे ही बहुत लेट हो गया है, जाके धुल दो अभी, मेरा काम खत्म हो। ठीक है भाभी, धुल देती हूँ। कोई बात नहीं शिखा, धुल देना, एक कढ़ाई तो है। भाभी भी तो परेशान हो गई होंगी। अरे वर्षा, मसाला हो गया हो तो मिला दो उसको। अभी कहाँ माँ जी, शिखा से बोला था कढ़ाई मांजने को। शिखा ने मांजा भी तो ऐसा कि उसमें तेल लगा ही रह गया। अब फिर से बोला उसको गई है मांजने, उसके बाद तो भूनूंगी मसाले। ये शिखा भी ना, कई बार बोला है बर्तन दबा दबा के मांजा करो तभी साफ होते हैं। पता नहीं क्यों उसे समझ में नहीं आता। कोई नहीं माँ जी, उसको मैं देख लूंगी, आप बैठिए यहाँ आराम से। ला कुर्सी दे दे और एक गिलास पानी भी दे देना, बहुत गला सूख रहा है, जाने क्यों। माँ जी, गर्मी ही इतनी है कि क्या बताए, पंखा और कूलर तो काम ही नहीं कर रहा। तब तक शिखा आती है। हाँ माँ जी, कूलर तो बिल्कुल नहीं काम करता इस गर्मी में, क्यों ना हम एसी लगवा ले, क्या कहती हैं आप? शिखा, कढ़ाई हो गई तुम्हारी? हाँ दीदी, कढ़ाई तो धुल दी मैंने। माँ जी बोलिए ना, एसी लगवाएं क्या? शिखा, एसी लगवाना बड़ी बात नहीं है, बिजली का बिल देना बड़ी बात है। बिजली का बिल कितना आएगा पता भी है? हाँ दीदी, लेकिन अगर माँ जी बोले तो? माँ जी तो खुद ही नहीं लगवाएंगी एसी, पूछ लो, सामने ही बैठी है। ना भाई ना, बिजली का बिल इतना आएगा, जितनी गर्मी नहीं उतना तो बिल आ जाएगा। और वैसे भी कूलर तो है ही, थोड़ी देर बाद कूलर से रूम ठीक ठाक ठंडा हो ही जाता है। दीदी मेरे कमरे में नहीं है ना, तो मेरा कमरा बहुत गर्माता है। अरे तो तुम मेरे कमरे में आ जाया कर, उसमें क्या है? दीदी सिर्फ सोने की बात नहीं है, काम भी तो रहता है रूम में, और सारा सामान आपके रूम में थोड़ी ना ला सकती हूँ। अरे लेकिन अब थोड़ा तो सहना ही पड़ेगा ना, कर भी क्या सकते हैं, एसी का बिल देने की हिम्मत ना है हमें। रात को खाने के समय, अरे आज खाना क्या बनेगा, कुछ बताओ भी। आज कुछ बढ़िया खाने का मन कर रहा है, छोले तो भिगोए हुए हैं, छोले कुलचे बनाए जाए। बाप रे बाप, इतनी गर्मी में छोले कुलचे? तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं माँ जी, दिमाग ही नहीं काम कर रहा। एक तो इस गर्मी ने इतना परेशान कर रखा है, और दूसरा मसाला पीसने से मेरे हाथ चल रहे हैं। और अब शिखा छोले कुलचे के लिए बोल रही है, उसमें भी कितनी मेहनत लगेगी। अरे तो शिखा भी तो बनाएगी ना, तुझे ही सब कुछ थोड़ी ना करना है। हाँ लेकिन कराना तो पड़ेगा ना माँ जी। सच बताऊं तो मेरा अब कुछ भी करने का मन नहीं है। ऐसा करते, छोले कल बना लेंगे, दही रखिए ना, तो आज दही चावल खा लिए जाए। क्या भाभी, दही चावल क्यों खाना है जब छोले भिगोए हैं तो? तुझे छोले कुलचे खाने ना, तो जा बना ले अकेले, मैं चली आराम करने। अरे सुबह से काम कर रही हूँ, थोड़ा तो आराम मुझे चाहिए कि नहीं? बाप रे बाप, तुम लोग तो एक छोटा सा खाना बनाने का मुद्दा भी सोच नहीं पा रही, बाकी काम कैसे करोगी जब मैं नहीं रहूंगी तो? ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? तेरी वजह से कह रही है, तुम मान ही नहीं रही। रहने देते ना छोले कुलचे। ठीक है भाभी, नहीं बनाएंगे छोले कुलचे बस। तो पहले ही मान जाती, इतना कहना तो ना पड़ता। अरे भाई अब ठीक है, अब तो तय हो गया ना क्या बनाना है खाने में। हाँ माँ जी, दही और चावल खा लेंगे, ठंडा भी रहेगा और अच्छा भी लगेगा खाने में। जा शिखा, तू बर्तन मांज ले, मैं चावल चढ़ा दूंगी। क्या भाभी, कितने ढेर सारे बर्तन पड़े हैं, मैं अकेले कैसे करूंगी? ओफो, तेरे नखरे तो बहुत बढ़ गए। माँ जी, कल बर्तन वाली को बुला लीजिएगा, वो सारे बर्तन धुल देगी। चल तो कहती है तो बुला लूंगी, लेकिन कोशिश किया करो दोनों लोग आपस में बात करके सारे काम कर लिया करो। जी माँ जी। शिखा, सारे नहीं तो काम के बर्तन तो धुल दो। जी भाभी, जा रही हूँ। जा वर्षा, जल्दी से काम खत्म करके आराम कर ले, बहुत थकी थकी सी लग रही है। काम वाली से मालिश के लिए भी बोल दूंगी। वाह माँ जी, आप कितनी अच्छी हो। कोई बात नहीं शिखा, दीदी की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए माँ जी उनके लिए इतना कर रही है। अगर तू होती उनकी जगह तो तेरे लिए भी करती। माँ जी एक बात कहनी थी, राशन लगभग खत्म हो गया है, आटा चावल दाल सब थोड़ा थोड़ा ही बचा है। अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? अब क्या करेंगे हम, कल का भी तो सोचना है। माँ जी मैं सोच रही थी आज ही राशन ले आते हैं, अभी थोड़ा समय भी है, धूप भी कम हो रही है।
हाँ ठीक है, वैसे भी कल और ज्यादा गर्मी हो जाएगी, आज ही चलते हैं। भाभी मैं भी चलती हूँ साथ में, कुछ सामान मुझे भी लेना है, नहाने का साबुन भी ना खत्म हो गया है। अरे शिखा तू रहने दे, घर में कोई नहीं है, कोई आए जाए तो कौन देखेगा। भाभी मैं जल्दी से चलूंगी ना, बस साबुन और शैम्पू ही तो लेना है, फिर आप लोग बाकी राशन ले लेना। नहीं शिखा, राशन लेना छोटा मोटा काम नहीं है। माँ जी को देखना है कि कौन सा चावल लेना है, कौन सी दाल ठीक रहेगी, और फिर हाथ भी लगाने होंगे ना। मैं मदद कर दूंगी ना भाभी, आप लोग इतना सारा सामान लेंगे तो थक जाएंगे, मैं साथ रहूंगी तो कुछ हल्का रहेगा। देखो शिखा तुम समझ नहीं रही हो, घर में कोई नहीं है, ऊपर से अभी दोपहर के बाद बिजली भी चली जाती है, अगर कोई आया और ताला लगा मिला तो मुसीबत हो जाएगी। हाँ शिखा, वर्षा ठीक कह रही है, तू घर देख ले, हम जल्दी आ जाएंगे। अरे तू टेंशन ना ले, मैं और माँ जल्दी से राशन लेकर आ जाएंगे, वैसे भी बहुत भारी सामान नहीं लेना है, बस हफ्ते भर का लेना है। ठीक है भाभी, लिस्ट बना ली आपने? हाँ सब कुछ लिख लिया है, आटा चावल मूंग की दाल तेल मसाले और थोड़ा साबुन भी, दूध का पाउडर भी लेना है, बच्चों को पसंद है ना। हाँ और मेरे कड़क चाय के लिए चाय पत्ती भी मत भूलना, कड़क वाली। हाँ माँ जी सब ध्यान में है, चलिए अब चलते हैं, देर हो रही है। अच्छा ठीक है, आप लोग जाइए, मैं तब तक झाड़ू पोछा भी कर लूंगी। अरे शिखा दरवाजा तो खोल देती, इतने भारी बैग लेकर आ रही हूँ, हाथ ही टूट गया। अरे भाभी मैं किचन में थी ना, झाड़ू लगा रही थी तो सुनाई नहीं दिया। लाओ मैं उठवा देती हूँ थैला। अरे बेटा उठा ले, बहुत भारी है, आटा दाल सब ले आए। चलिए अच्छा हुआ सब आ गया, अब मैं हेल्प कर देती हूँ राशन सेट करवाने में। चलिए भाभी मिलकर रखते हैं। रहने दे शिखा, मैं कर लूंगी, मैं गई थी, मुझे अच्छे से पता है कौन सा सामान कहाँ रखा है, तू उलझा देगी सब कुछ। अरे भाभी मैं देख कर रख दूंगी ना, आप बस बताइए कहाँ क्या क्या रखना है। अरे नहीं तू रहने दे, वैसे भी तू बेकार में ही परेशान हो जाएगी। ठीक है तो मैं बर्तन धुल लेती हूँ। अरे बर्तन तो बाद में हो जाएंगे, तू ऐसा कर जाकर कूलर में पानी भर दे, आते समय बहुत पसीना हो गया है, थोड़ी ठंडक मिल जाएगी। अच्छा भाभी अभी भर देती हूँ। और बेटा देख लेना, पिछली बार नीचे से टंकी का पानी नहीं भरा था, आधा कूलर ही चल पाया था। जी माँ जी देख लूंगी। और शिखा ध्यान रखना, ऊपर से डालने से मोटर में हवा ना आए, पिछले हफ्ते जब तूने डाला था तो कूलर की हवा ही बंद हो गई थी। जी भाभी देख के करूंगी। शिखा धीरे धीरे बाल्टी उठाती है और चल देती है कूलर की ओर। हर बार यही होता है, मैं मदद करने जाती हूँ और मुझे कोई और ही काम पकड़ा दिया जाता है। क्या मेरा कोई काम समझदारी वाला नहीं हो सकता? राशन रखने का काम भी नहीं करने दिया। वर्षा बेटा नमक कहाँ रखा है तूने? माँ जी मसाले वाले डिब्बे के पीछे रखा है, मैंने सब कुछ अलग अलग रखा है। सही किया, अलग अलग रखा है, वरना सब एक में ही मिल जाता। शिखा, ओ शिखा। जी भाभी। जरा सुन, ऊपर वाली छत पे जो अचार डाला है ना धूप में, जरा जाके देख कर आ, कहीं कोई बिल्ली बिल्ली मुंह न मार दे। अभी जाऊं क्या? हाँ अभी जा, बस 10 मिनट की बात है, धूप तेज है इसलिए सोच रही थी कि मैं न जाऊं, मेरी तबीयत ना थोड़ी ढीली ढीली सी लग रही है। अच्छा ठीक है भाभी, मैं देख कर आती हूँ। अरे वाह भाई, देखो तो थानेदार बैठी हैं यहाँ। अरे बाबूजी क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, तू तो बड़ी मजे से चौकी पर बैठी है और शिखा को बना दिया असली चौकीदार, खुद बन गई थानेदार। अरे नहीं बाबूजी, बस अचार रखा है ना ऊपर, तो सोचा कोई जानवर वगैरह ना आ जाए। हाँ सब समझ रहा हूँ मैं जा ही रही थी बाबूजी, वो मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी ना थोड़ी, इसलिए मैं नहीं गई, चली जाऊंगी कुछ देर बाद। भाभी किसी को ऊपर जाने की जरूरत नहीं है, वैसे भी इतनी कड़क धूप है, एक भी जानवर नहीं दिख रहा, और मैंने अचानक कपड़े से ढक दिया है। अच्छा किया शिखा, मुझे तो लगा मुझे ही जाके बैठना पड़ेगा। अरे ऐसे कैसे? माँ जी आपके लिए गर्म चाय लेकर आई हूँ। अरे वाह, आज तो मजा आ गया, इतनी गर्मी में भी तूने बना ही दी। गर्मी हो या सर्दी, आपको चाय मिले बिना चैन कहाँ मिलता है। सही कह रही है तू। अच्छा सुन, एक बात बताऊं? जी माँ जी बोली ना। आज सुबह ही शर्मा आंटी आई थी, उनके हाथ में एक कार्ड था, पता है क्या था? क्या? तिवारी जी के घर से रामायण का पाठ का कार्ड आया है, रविवार को रखा है दोपहर 2 बजे से। ओहो, फिर तो जाना पड़ेगा। उनकी बहू ने पिछले हफ्ते ही कहा था कि इस बार वो जरूर बुलाएंगे। हाँ, और इस बार पंडित जी अयोध्या वाले आएंगे, बहुत अच्छा पाठ कराते हैं वो। अच्छा, फिर तो जाना पक्का है। वैसे भी मोहल्ले की सब औरतें तो जाएंगी ही, नहीं जाएंगी तो लोग क्या गाएंगे। बिल्कुल, और फिर उनका लड़का भी तो अब नौकरी में लग गया है, उसी की खुशी में आयोजन है, हमें तो आशीर्वाद देना ही चाहिए। हाँ, और वैसे भी तिवारी आंटी ने हर बार बुलाया है, हम नहीं गए तो बुरा मान जाएंगी। अब देखो घर का क्या करे, बच्चों को कौन देखेगा। शिखा को कह देते, वैसे भी वो ज्यादा बाहर नहीं जाती, घर में ही रहती है, कह देंगे बच्चों को देख ले।
हाँ सही रहेगा, बस 2-3 घंटे की बात है, बच्चों को खिला पिला दे, टीवी चला दे, आराम से संभाल लेगी। वैसे भी जब से आई है बच्ची उसी के साथ ज्यादा घुले मिले हैं, अच्छा ही रहेगा। और ये भी अच्छा है कि तिवारी जी के घर में एसी चलता है, वरना इतनी गर्मी में बैठना मुश्किल हो जाता। सही कह रही माँ जी, पिछले साल गुप्ता जी के यहाँ गए थे, तब तो पसीने से हालत खराब हो गई थी। अरे पंखा भी नहीं था उनका हॉल में। हाँ, और ऊपर से भजन गायिका, अरे एक लाइन बार बार गा रही थी, मेरा तो सिर घूमने लगा था। और बाहर आकर आप क्या बोली थी? रामायण थी या संगीत संध्या? हाँ, और अब रामायण का मतलब ही है शांति से बैठकर सुनना, भाव में डूबना, या नहीं कि बाजा फाड़ दो। तो आज तय रहा, रविवार को चलेंगे हम दोनों, मैं शिखा को कह दूंगी। और हाँ, आपकी साड़ी कौन सी निकाली जाए? मेरे हरी रंग वाली कांचीवरम निकाल देना, वही पहन लूंगी, बड़ी सुहावनी लगती है। बहुत बढ़िया, मैं अपनी गुलाबी वाली पहन लूंगी जिसमें कढ़ाई है ना, तिवारी आंटी देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। हाँ, और सुन, जाते वक्त ना कोई भेंट वेट ले चले क्या? एक थाल मिठाई का ले लेते हैं और एक नारियल। तिवारी जी की बहू से पूछ लेंगे कि प्रसाद का कुछ अलग रखना है क्या। ठीक है, चलो आज शाम को एक बार कार्ड ध्यान से पढ़ लेंगे और उसी हिसाब से तैयारी कर लेंगे। हाँ, और अब शिखा को मैं शाम को ही बता दूंगी ताकि वो खुद को तैयार कर ले। वैसे भी जब घर में कोई बड़ा आयोजन होता है ना, तो एक ना एक को तो जिम्मेदारी उठानी ही पड़ती है। अरे वो तो समझदार है, एक बार कह दो कि तो मना नहीं करेगी। ठीक है, तो फिर ये तय रहा। तभी पीछे से शिखा आती है, उसके हाथ में पानी की बोतल है। माँ भाभी पानी रख दो। हाँ, रख दो। शिखा जरा इधर आना। जी भाभी, अभी आई। देख, एक जरूरी बात करनी थी तुमसे। कहिए। रविवार को तिवारी जी के यहाँ रामायण का पाठ है, कार्ड आया है, हम दोनों, मैं और माँ जा रहे हैं। बहुत अच्छा, फिर तो मोहल्ले की सारी औरतें भी आएंगी ना, तैयारी करनी होगी। हाँ, तैयारी तो हो ही जाएगी, बस हम जा रहे हैं तो तू जरा घर देख लेना और बच्चों का भी ध्यान रखना। मैं? नहीं तो और कौन, तू तो घर पर ही रहेगी, कोई बाहर का काम भी नहीं है तुझे। लेकिन भाभी मैं भी तो चल सकती हूँ। अरे अब सब लोग थोड़ी ना जा सकते, घर पर किसी को तो रहना होगा। तिवारी जी के घर में वैसे भी भीड़ होगी, जगह भी कम होती है। लेकिन हर बार ऐसा ही होता है ना भाभी, जब भी कोई बाहर जाना होता है तो आप और माँ जी चली जाती हैं और मुझे बस घर देखने के लिए छोड़ दिया जाता है। अरे ऐसा कुछ नहीं है, बस तुझे ज्यादा समझदारी है बच्चों को संभालने की, इसलिए कहा। नहीं भाभी, अब तो ऐसा लगता है जैसे मैं इस घर की चौकीदार बन गई हूँ। कभी अचार की रखवाली करनी होती है, कभी बर्तन देखना होता है, कभी बच्चों को संभालो, और अब आप दोनों बाहर जा रहे हैं तो घर पर मैं ही रहूं, क्यों? शिखा, ये क्या बोल रही है तू? वही बोल रही हूँ जो इतने दिनों से देख रही हूँ। हर बार मैं चुप रहती हूँ, सोचती हूँ कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अब हर बार सिर्फ मुझे ही घर पर छोड़ना, ये सही नहीं लगता। ओहो, तो अब तुझे बाहर घूमने की सूझ रही है? घूमने की नहीं भाभी, पर जब बात किसी धार्मिक आयोजन की हो, रामायण के पाठ की हो, तो मुझे भी तो जाने का मन होता है ना। क्या मेरा कोई हक नहीं है? अरे क्या हुआ, क्या बात हो रही है तुम दोनों में? माँ जी, शिखा कह रही है कि उसको भी रामायण पाठ में जाना है। हमने तो बस बच्चों को देखने को कहा था उसे। अरे शिखा बेटा, बात ये नहीं कि हम तुझे ले जाना नहीं चाहते, पर कोई तो घर पर रहेगा ना, नहीं तो बच्चे अकेले क्या करेंगे। लेकिन माँ जी, आप लोग ये क्यों मानकर चलते हैं कि घर देखने का काम बस मेरा ही है? कभी भाभी भी तो रह सकती है, मैं भी तो किसी पूजा पाठ में शामिल होना चाहती हूँ। कब तक मैं घर में बैठी रहूं? अरे तब तू ही तय कर कौन कहाँ जाएगा। नहीं, मैं कुछ तय नहीं कर रही हूँ भाभी, बस इतना कह रही हूँ, अगर हर बार मुझे घर की चौकीदारी करनी है तो कम से कम सीधा बोल दिया करिए। ये बोलने का क्या मतलब है, तू अच्छे से घर संभालेगी? आप लोगों ने मुझे एक आदत बना दिया है, बस हर बार घर देखती रहो। अच्छा ठीक है, तुझे बुरा लग गया क्या? तो हम बैठकर बात कर लेते हैं, अब लड़ाई तो नहीं करनी ना इस बात पर। हाँ चल ठीक है, तिवारी जी के यहाँ समय दोपहर 2 बजे है, हम ऐसा करेंगे, तू पहले चली जा वहां, मैं और माँ थोड़ा बाद में आएंगे, तब तक बच्चे मैं देख लूंगी। भाभी, आप चाहती है कि मैं उनके घर अकेले जाऊं? अच्छा लगता है क्या अकेले जाना? सब क्या बोलेंगे? देखो, सास और जेठानी है, लेकिन फिर भी छोटी बहू को अकेले छोड़ दिया। हाँ, वैसे ये भी तो सही कह रही है, इसे अकेले तो नहीं जाने दे सकते, लोग बहुत बातें बनाएंगे, फिर क्या जवाब देंगे हम। अरे तो इसमें दिक्कत क्या है, माँ जी भी तुम्हारे साथ चली जाएंगी, और वैसे भी माँ जी ज्यादा देर वहां नहीं रह पाएंगी, जब माँ जी घर आएंगी तो तुम्हारे पास मैं आ जाऊंगी, ठीक है? हाँ, ये ठीक रहेगा, इससे कोई अकेला भी नहीं होगा और सब रामायण पाठ में भी हो आएंगे। लो भाई, बात भी सुलझ गई और किसी का दिल भी नहीं टूटा। चलो अब आराम से चलो दोनों, गर्मी में वैसे भी चाय ठंडी हो गई होगी, मैं अभी दोबारा बना लाती हूँ। नहीं भाभी, मैं बना देती हूँ, आप लोग बैठिए। अरे हम लोग तो बहुत देर से बैठे हैं, अब पहले तुम ये बताओ, रामायण में कौन सी वाली साड़ी पहन के जाओगी?
ये तो मैंने सोचा ही नहीं। सोचा नहीं तो सोच ले, एकदम बढ़िया साड़ी पहन के जाना, लगना चाहिए कि मेरी बहू है। हाँ माँ जी, ऐसा करूंगी, अपनी वो ऑरेंज वाली सिल्की साड़ी पहन लेती हूँ। हाँ, वो तो बहुत सुंदर साड़ी है, वही पहन लेना। माँ जी, आप हमेशा मुझे कहती थी ना कि समय हाथ से निकला जा रहा है, पता नहीं मैं कब आपको आपके पोते का मुंह दिखाऊंगी। तो समझ लीजिए कि समय आ गया है। बहुत जल्द आप अपनी गोद में पोते पोती खिलाएंगे। बहू की बात सुनकर शांता की खुशी का तो ठिकाना नहीं था। वो झट से मंदिर की ओर जाती है और जाकर मंदिर में मत्था टेक कर 11 रुपए निकाल कर बहू के चारों ओर 7 बार घुमाने के बाद उसे मंदिर में रख देती है। माँ जी, ये क्या किया आपने? मैं कुछ समझी नहीं। अरे बेटा कुछ नहीं, बस ये मैंने तेरी नज़र उतारी है और उसकी जिम्मेदारी ना ठाकुर जी को सौंप दी है। अब तेरा बच्चा स्वस्थ सही सलामत इस दुनिया में आए, इस बात की जिम्मेदारी मैंने ठाकुर जी को दे दी है। अब देखना कैसे वो ये जिम्मेदारी अच्छी तरह निभाते हैं। आप फिक्र मत करिए माँ जी, सब अच्छा ही होगा। जब से सास शांता को ये पता चला था कि बहू के पांव भारी हो गए हैं, वो अपनी तरफ से हर संभव प्रयास कर रही थी कि कोई भी ऊंच नीच ना होने पाए और सब कुछ अच्छे से बीत जाए। अपूर्वा, ये ले, ये गणेश वंदना है। तुझे हर रोज़ सुबह नहाने के बाद उसका पाठ करना है। अगर तू इसका नियमित पाठ करेगी ना तो गणेश जी मेरे पोते की रक्षा ज़रूर करेंगे। और सुन, ये इसमें ना मैंने संतान गोपाल मंत्र लिखा है। कहते हैं जो भी स्त्री पूरे 9 महीने इसका पाठ करती है ना, उसको ठाकुर जी आशीर्वाद के रूप में एक बेटा ज़रूर देते हैं। वैसे तो बहू अपूर्वा इस बात से बहुत ही भाव विभोर थी कि उसकी सास उसकी प्रेगनेंसी के लिए इतनी खुश है और इसका इतना ध्यान भी रख रही है। लेकिन बस एक ही बात थी जो उसे बार बार खटक रही थी कि सास हमेशा पोते की ही बातें क्यों करती है। सास के मुंह से लगातार ऐसी बातें सुनते रहने के कारण अब उसे ऐसे लगने लगा था कि जैसे गर्भ में लड़का होना ही संतान होने की निशानी होती है। अगर लड़का हुआ तो वो ठाकुर जी का आशीर्वाद है, और अगर लड़की हो जाए तो क्या भगवान का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा? इतनी पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसलिए मैंने और अपूर्वा ने यह फैसला लिया है कि हम दोनों सिर्फ एक ही संतान रखेंगे। दूसरा बच्चा करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस भगवान हमारे बच्चे को दुनिया में सही सलामत ले आए, इससे ज़्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ बेटा, ये तो तुम दोनों पति पत्नी का फैसला है, हम तो इसमें ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते। हाँ, इतना कहेंगे कि देखो, परिवार चलाने के लिए एक बेटा चाहिए होता है। बस भगवान एक पोता बहू की गोद में डाल दे, फिर हमारी तरफ से ऐसा कोई दबाव नहीं है कि तुम दूसरा बच्चा पैदा करो। मन में उमड़ रहे ढेरों सवालों के साथ धीरे धीरे 9 महीने का समय बीत जाता है और वो समय भी आता है जब अपूर्वा को प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। मुझे बहुत डर लग रहा है अनुराग, अगर बेटा नहीं और बेटी हो गई तो क्या होगा? अरे तो इसमें डरने जैसी क्या बात है? बेटा या बेटी होना हमारे नहीं, ईश्वर के हाथों में है। और बेटियों में ऐसी कौन सी कमी होती है कि हम ईश्वर से कहें कि हमें बेटी ना देकर बेटा दे? कैसे छोटी बातें करी हो तुम अपूर्वा। तुम्हारे जैसी पढ़ी लिखी लड़की से मुझे ये उम्मीद कतई नहीं थी। मुझे गलत मत समझो अनुराग, मेरी ऐसी कोई सोच नहीं है। मुझे इस बात से फ़र्क भी नहीं पड़ता कि हमारा होने वाला बच्चा बेटा होगा या बेटी। लेकिन माँ जी की बातें सुनकर ना मेरे मन में एक डर सा बैठ गया है। पूरे 9 महीने उन्होंने हर वो काम कराया है मुझसे जिससे कि थोड़ी भी संभावना बनती हो कि होने वाली संतान बेटा हो। उनके मुँह से मैंने कभी ये बात सुनी नहीं कि मुझे लड़की भी हो सकती है। इसलिए अब ना मेरे मन में डर बैठ गया है कि कहीं लड़की हो गई तो पता नहीं माँ जी इसे स्वीकार भी करेंगी या नहीं। बेवजह की बातें करना बंद करो अपूर्वा। सबसे पहले तो ये बात समझ लो कि हम सबको खुश नहीं रख सकते। सबको खुश कर पाना इस दुनिया में संभव ही नहीं है। और माँ के स्वीकार करने या ना करने से कुछ नहीं होता। बच्चा हम दोनों का होगा, हम उसे स्वीकार करेंगे, उसके लिए उतना ही काफ़ी है। बाकी सबकी अपनी अपनी समझ होती है, उन्हें उनकी सोच के साथ पीछे छोड़ दो। पति की बातें सुनकर अपूर्वा को बहुत तसल्ली मिली थी। उसे इतना तो समझ में आ ही गया था कि अनुराग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बेटा हो या बेटी। कुछ ही देर बाद नर्स परिवार के लोगों को बच्चे के जन्म की खुशखबरी देने के लिए आती है। बधाई हो माता जी, आपकी बहू ने एक प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया है। हालांकि अनुराग की माँ को बेटी के जन्म से थोड़ा सा झटका तो ज़रूर लगा था, लेकिन फिर भी इसे ईश्वर की मर्जी समझकर वो बेटी को खुशी खुशी स्वीकार कर लेती हैं। अस्पताल से घर आने के बाद मैंने सोचा है बिटिया का नाम हम लोग राधा रानी के नाम पर श्री रखेंगे। क्यों अनुराग, अच्छा लगा ना नाम? हाँ माँ, अब तुमने नाम दिया है तो अच्छा तो होगा ही। मुझे इस नाम से कोई ऐतराज़ नहीं है। नन्ही सी श्री दादी, बाबा और माँ पापा की गोद में खेलते हुए धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। साल भर के बाद
देख बहू, अब मुझे पोते के लिए ज्यादा इंतजार मत करवा, जल्दी ही दूसरे बच्चे की तैयारी में लग जाओ। अब 1 साल की तो हो गई है श्री, अब तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ हो गया है, ऐसी कोई दिक्कत भी नहीं है। और श्री की चिंता तुम बिल्कुल मत करना, उसे संभालने के लिए मैं हूं ना। सास की बातें अपूर्वा को बहुत अटपटी सी लग रही थी। श्री अभी 1 ही साल की हुई थी, नन्ही सी बच्ची उसकी गोद में है और सासू माँ दूसरा बच्चा लाने की बात कर रही है। ये बात अपूर्वा को जच नहीं रही थी। अनुराग, तुम्हें पता है, कल मम्मी जी मेरे रूम में आई थी, कह रही थी श्री 1 साल से ऊपर की हो गई है, अब दूसरे बच्चे की तैयारी कर लो। अच्छा, फिर क्या सोचा तुमने? अरे सोचना क्या है, पहली बात तो मुझे दूसरा बच्चा चाहिए ही नहीं, और दूसरी बात ये कि श्री अभी इतनी छोटी है, अभी तो मैं किसी भी हाल में दूसरे बच्चे के बारे में सोच ही नहीं सकती। अभी वो छोटी सी बच्ची है, उसे मेरी ज़रूरत है। और ऐसे भी क्या हड़बड़ी है कि 1 साल के बच्चे पर ध्यान देने के बजाय मैं इस समय दूसरा बच्चा पैदा करने के बारे में सोचूं? बिल्कुल सही सोचा तुमने अपूर्वा, मैं तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। मैं तो पहले ही माँ को कह चुका हूँ कि हमें दूसरा बच्चा नहीं चाहिए, फिर माँ ने तुमसे ये बात कही क्यों? मैं तो यही सोचकर परेशान हूँ। देखो, तुम्हें ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बड़े बुजुर्गों का काम होता है कहना। अपनी तरफ से वो तो कहेंगे कि हम दूसरा बच्चा पैदा करें, लेकिन दूसरे बच्चे को दुनिया में लाना है या नहीं लाना, ये निर्णय हम दोनों मिलकर लेंगे। कुछ महीनों तक इंतज़ार करने के बाद सास शांता फिर से बहू को घेर लेती है। अपूर्वा, महीना बीत गया इस बात को जब मैंने तुझे कहा था कि श्री के भाई के आने का इंतज़ाम कर ले, लेकिन तूने मेरी बात पर अमल नहीं किया। देख, अब तो श्री 2 साल की होने वाली है, अब तो तुम दूसरे बच्चे के बारे में सोच सकते हो। जब तक दूसरा बच्चा पैदा होगा श्री 3 साल की हो चुकी होगी। अपूर्वा सास के बार बार इस तरह दूसरा बच्चा करने के दबाव से बहुत परेशान हो गई थी। सबसे ज़्यादा परेशानी तो उसे इस बात से थी कि सासू माँ को दूसरा बच्चा नहीं बल्कि श्री के लिए एक भाई चाहिए था, और उनका बार बार जोर देकर पोता लाने के लिए कहना उसे और भी ज़्यादा परेशान कर रहा था। अनुराग बेटा, मैं तो अपूर्वा से क्या क्या कर थक गई। अब वो ज़माना नहीं रहा कि सास की बातों को बहुएं पत्थर की लकीर समझे। आजकल के बच्चे अपनी मन मर्जी के हो गए हैं, उन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता कि सास की आखिरी इच्छा पूरी होगी या नहीं। अब तो बच्चे अपनी ज़िंदगी जीने पर ज़्यादा जोर देते हैं। माँ, ऐसी कौन सी आखिरी इच्छा है आपकी अधूरी? वैसे भी अच्छी खासी हट्टी कट्टी हो आप, कहीं नहीं जाने वाली। यह आखिरी इच्छा कहकर ब्लैकमेल करना बंद कर दो, जो कहना है साफ साफ कहो। अच्छा, तो सीधी सी बात यह है कि तेरी पत्नी कसम खाकर बैठी है कि उसे दूसरा बच्चा नहीं करना। अरे वो तो दूसरे घर से आई, लेकिन तू तो मेरा बेटा है, तुझे तो समझना चाहिए। अपने माँ बाप की इच्छा को अगर बेटा पूरा नहीं करेगा तो और कौन करेगा? देखो माँ, श्री के जन्म से पहले ही मैंने तुम्हें बता दिया था कि हम दोनों सिर्फ एक ही बच्चा चाहते हैं, और उस समय तुम्हें मेरी बात से कोई एतराज़ नहीं था। फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया कि आप हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ गई हैं कि आपको दूसरा बच्चा चाहिए ही चाहिए? अरे इतनी प्यारी सी बच्ची दी है भगवान ने, उसके साथ मन लगाइए। अरे पहले बच्चे से ऐसा कौन सा सुख नहीं मिला आपको जो आपको दूसरे से मिल जाएगा? ठीक है बेटा, हमने कहा था कि तुम दूसरा बच्चा पैदा मत करना, लेकिन साथ में यह भी कहा था कि ठाकुर जी तुम्हें एक बेटा दे देंगे तो तुम दूसरा मत करना। लेकिन तुम्हें बेटी पैदा हुई है, एक बेटा तो चाहिए ना परिवार का वंश बढ़ाने के लिए। ये वंश बढ़ाने वाली क्या बात होती है माँ? बेटा बेटी में अंतर करने वाले ज़माने चले गए। मेरे लिए मेरी श्री ही मेरा सब कुछ है। ये बेटा बेटी में भेद करने वाली छोटी सोच मुझ पर मत ला दिए। मैं अपनी बेटी के साथ बहुत खुश हूँ, बेहतर होगा कि आप भी उसी के साथ खुश रहना सीख लें। अरे तो मैंने कब कहा मुझे तेरी बेटी प्यारी नहीं है? अरे बेटियां भी प्यारी होती हैं, लेकिन वो बेटों की बराबरी नहीं कर सकती। और बेटी का क्या है, कल को 20-22 साल की होगी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी, लेकिन बेटे के होने से घर आंगन में रौनक रहती है। कल को बड़ा होगा, हम उसकी शादी करके बहू लेकर आएंगे, पोते पोतियाँ होंगे, घर आंगन भरा रहेगा। ये बात तुझे आज समझ में नहीं आएगी, लेकिन जब कल को समय हाथ से निकल जाएगा ना और बिटिया ब्याह कर अपने घर चली जाएगी, तब ये खाली घर आंगन काटने को दौड़ेगा तुम्हें, तब माँ की बातें याद आएगी। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बेटा हमने दुनिया देखी है, अभी समय है, समय रहते एक बेटा कर लो ताकि कल को बुढ़ापे में तुम्हारा सहारा बने। अरे माँ, कैसी बेतुकी बातें करती हो आप? बेटी की शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, तो क्या वो हमारा वंश नहीं कहलाएगा? सिर्फ बेटे के बच्चे ही अपना वंश होते हैं? कहाँ से लाती हो आप ऐसी दोगली बातें? मैं इन सब बातों में यकीन नहीं करता। और वैसे भी इस बात की क्या गारंटी है कि बेटा होगा तो वो बुढ़ापे तक हमारे साथ ही रहेगा?
अरे आजकल के बच्चे पढ़ते लिखते हैं, घर से बाहर निकल जाते हैं, अच्छी नौकरी करते हैं, उनको घर में बांध कर थोड़ी ना रखा जाएगा। अरे बेटा चल मान ली तेरी बात कि बेटा पढ़ने या नौकरी करने के लिए घर से बाहर चला जाएगा, लेकिन बुढ़ापे में तुम कहाँ जाओगे? बेटी के घर का तो पानी भी नहीं पिया जाता, कम से कम बेटे के पास जाकर अपना बुढ़ापा तो काट सकते हो। आपको समझाना मुश्किल ही नहीं असंभव है, आप मेरी बातें कभी नहीं समझ पाओगी, लेकिन मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। मैंने कह दिया कि मुझे दूसरा बच्चा नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए, और कम से कम इस वजह से तो बिल्कुल नहीं चाहिए कि दूसरा बच्चा एक बेटा हो जाए। एक बार को आपका तर्क ये होता कि दोनों बच्चों को एक दूसरे का साथ मिल जाएगा तो शायद मैं आपकी सोच को मानने की कोशिश भी करता, लेकिन ये जो आपकी जिद है ना कि आपको पोता ही चाहिए, इससे मुझे सख्त ऐतराज है। कौन जानता है दूसरा बच्चा बेटा ही होगा या बेटी, बल्कि मैं तो कहता हूं दूसरी बार भी बेटी होगी, तब आप क्या करेंगे? फिर तीसरा बच्चा लाने के लिए जोर करेंगी या फिर गांव की अनपढ़ औरतों की तरह मुझे दूसरी शादी करने को कहेंगी? अनुराग जानता था उसके तर्कों का माँ के लिए कोई अर्थ नहीं है। वो कितना भी माँ को समझा दे, लेकिन उन्हें अपनी वही 100 साल पुरानी मान्यताएं सही लगती हैं। वो बदलते ज़माने के साथ अपनी सोच को बदलने के लिए तैयार नहीं थी। एक सप्ताह के बाद माँ, मीना मौसी का फ़ोन आया है, वो कुछ देर में अपने बेटे सुधांशु को लेकर हमारे घर आएंगी। क्या सुधांशु? अरे वो तो अमेरिका गया हुआ है ना, अमेरिका से लौट आया क्या? हाँ माँ, आजकल वो यहीं आया हुआ है। अरे ये तो बढ़िया बात है, चलो इसी बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। मीना तो कह रही थी कि अब कुछ दिन के लिए बेटे के पास अमेरिका रहने जाएगी, और अगर रास आ गया तो वहीं रुक जाएगी। चलो ठीक है, आने दो उन्हें, आज फिर बात करते हैं। दोपहर के समय मीना मौसी अपने बेटे सुधांशु को लेकर अनुराग के घर पहुंच जाती है। कुछ देर की औपचारिक बातों के बाद सुधांशु के अमेरिका जाने वाली बात शुरू हो जाती है। तो सुधांशु, अब की बार रुकने का इरादा है या फिर से वापस अमेरिका जा रहे हो? अरे नहीं भैया, अपने लिए तो अमेरिका ही ठीक है, अब यहाँ मन नहीं लगता। वो तो थोड़ा प्रॉपर्टी का काम था, इसलिए मैं इंडिया आया हुआ हूँ। प्रॉपर्टी का काम? इंडिया में कुछ प्रॉपर्टी ले रहे हो क्या? अरे नहीं भैया, मैंने आपको बताया ना, इंडिया में रहने का तो मेरा इरादा ही नहीं है, तो प्रॉपर्टी लेकर क्या करना। वो मम्मी पापा का इतना बड़ा 3 मंजिला मकान है, अब ये क्या करेंगे इतने बड़े मकान का, इसलिए मैंने सोचा इस मकान को बेच कर ना मम्मी पापा को 1 रूम वाला फ्लैट दिला देता हूँ। वहाँ पर थोड़ा सेफ्टी का भी इश्यू नहीं रहता, और इतने बड़े घर का अकेले वो लोग करेंगे भी क्या, साफ़ सफाई कर करके मम्मी परेशान होती रहती है। मम्मी पापा वाला मकान बिक जाएगा तो अच्छा है। अमेरिका में मुझे एक घर खरीदना है जिसमें ना कुछ पैसे कम पड़ रहे हैं। अरे तो तुम ऐसा करो ना, ये मकान पूरा ही बेच दो, और मौसा मौसी के लिए 1 BHK फ्लैट लेने की क्या ज़रूरत है, उनको अपने साथ ही लेते जाओ। मौसी तो कब से तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। अरे नहीं नहीं भैया, ये लोग वहाँ जाकर क्या करेंगे, वहाँ इंडिया जैसा माहौल नहीं है, नौकर जाकर मिलते नहीं, और घर का काम इतना हो जाता है कि एमिली तो परेशान हो जाती है। सच बताऊँ तो एमिली से इतना काम होगा भी नहीं, वो नहीं एडजस्ट कर पाएगी मम्मी पापा के साथ। कहाँ मम्मी पापा एकदम देसी लोग, और कहाँ एमिली अमेरिका में पली हुई लड़की। फिर मम्मी रोज़ रोज़ उसके कपड़ों को देखकर झिकझिक करेंगी, बिना बात घर की सुख शांति खतरे में आ जाएगी। और फिर यहाँ आप लोग हैं, इतने सारे रिश्तेदार हैं, पापा के फ्रेंड्स वगैरह हैं, ये लोग सेटल है यहाँ पर, मन लगा हुआ है। वहाँ जाकर ना दिक्कत हो जाएगी इनको, मैं बता रहा हूँ ना, मन नहीं लगेगा। सुधांशु जब ये सारी बातें कह रहा था तब अनुराग ने महसूस किया कि मौसी की आंखें पनीली हो रही हैं। थोड़ी देर बाद सुधांशु उठकर बाथरूम के लिए जाता है। अरे मीना, तू तो कह रही थी कि तू अमेरिका जा रही है, और यहाँ ये सुधांशु तो उल्टी पट्टी पढ़ा रहा है, कह रहा है कि तुम्हारा मकान भी बेच देगा और पैसे खुद ले जाएगा अमेरिका। तुम्हें अपने साथ 2 दिन को भी रखने को तैयार नहीं है, और तू अपनी सारी दौलत बेचकर उसके हाथ में थमा देगी। दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? क्या करें जीजी, अब जो किस्मत में है वही मिल रहा है। हम तो कभी कभी सोचते हैं बेटे से तो अच्छा बेटी पैदा हो गई होती, तो कम से कम कभी कभार फ़ोन करके हाल चाल तो पूछती, और मन का संतोष भी रहता कि चलो विदा करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गए। लेकिन देखो जीजी, बेटे को पेट काट काट कर पढ़ाया लिखाया, अमेरिका भेजा, वो बेटा ऐसा अमेरिका गया कि कभी लौट कर ही नहीं आया। अपनी पसंद से शादी कर ली, माँ बाप से ना पूछा ना बताया, और अब कहता है वापस कभी लौट कर भी नहीं आएगा। चलो हमने तो इतने पर भी संतोष कर लिया, हम तो उसके साथ जाकर अमेरिका रहने को भी तैयार हो गए, लेकिन बेटा ले जाने को ही तैयार नहीं। अब बताओ, जब बेटा ही अपना नहीं रहा तो 3 मंजिला मकान को रख कर करेंगे क्या? बहन मीना की बातें शांता के सीने को चीर गई थी।
आज उसे पहली बार एहसास हो रहा था कि सिर्फ बेटियां ही नहीं, बेटे भी घर छोड़ जाते हैं। ऐसा जरूरी तो नहीं कि बेटा होगा तो बुढ़ापे में माँ बाप का सहारा ही बनेगा। आजकल के बच्चों की अपनी जिंदगी है, किसी और की जिम्मेदारी उठाने से ज्यादा वो अपनी जिंदगी को जीने पर ज्यादा जोर देते हैं। वो हमारे बुढ़ापे तक लाठी बने रहेंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। माँ, मैं पहले से ही जानता था कि मौसी के घर में क्या चल रहा है, लेकिन मैं चाहता था कि आप अपनी आंखों से देखकर सच को महसूस करो। जीवन भर मौसी को इस बात का घमंड था कि वो अपने बेटे को विदेश पढ़ने के लिए भेज रही हैं, तो कल को उनका बुढ़ापा बड़ा सुख में बीतेगा। लेकिन देख लिया आपने आखिर में क्या हुआ। इसीलिए बेटे को अपने बुढ़ापे का इंश्योरेंस समझने की बजाय अपने संतान को सिर्फ इसलिए पढ़ाओ लिखाओ कि वो अपना जीवन अच्छे से चला सके और एक बेहतर इंसान बने। बेटी हो या बेटा, सबकी अपनी जिंदगी है और कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटा है तो माँ बाप के साथ ही रहेगा। शांता को बेटी की बात समझ में आ गई थी और उसके मन से अब बेटे बेटी का अंतर भी मिटने लगा था।